Hello everyone, I'm Pavan Gahukar and let's wrap the chapter up, core banking system. Yes guys, we are on the verge of completion of this chapter. Rather थोड़ा और समय बच जाएगा आज ऐसा लग रहा है. Nevertheless, let's wind it up. Core banking system. Core banking system is the heart of the bank because all transaction batch through this system. No matter स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, किस बैंक के किस ब्रांच से आप ये सब करोगे, एवरीथिंग रूट्स थ्रू अ सिंगल सर्वर. एवरीथिंग रूट्स थ्रू, आप एटीएम से करो, आप ब्रांच से करो, आप मोबाइल बैंकिंग से करो, आप फोन बैंकिंग से करो, कैसे भी करो, किसी भी गांव शहर कोई भी ब्रांच से करो, सब कुछ जो होगा वो होगा एक कॉमन सिस्टम से. और ये सारे सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड है एक सेंट्रल सर्वर से. उस सिस्टम को कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम और सारे ट्रांजैक्शन इसी में से जाएंगे. 24/7 ऑनलाइन बैंकिंग है ये. कोर स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बैंक्स, इसमें 4 एरियाज पढ़ने हमने. कौन से? इंटरनल कंट्रोल. दूसरा आईटी कंट्रोल्स. तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और चौथा कोर बैंकिंग प्रोसेस. क्या हमारा कोर बैंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है? Internal controls in banks are pretty easy, like master, maker and checker process. Maker and checker in exactly क्या? Segregation of duties. ठीक है. Then system of job rotation should be there. Then financial and administrative power of each official position is fixed. Branch manager must be sending periodic confirmation. All books should be balanced periodically. Details of loss security form should be reported and controlled. और फ्रॉड प्रोन जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर स्पेशल ध्यान रखना है. ठीक है. ये कौन सा फ्रॉड होने वाला है यहां बताओ? राउंडिंग डाउन. उसके बाद आईटी कंट्रोल है. हर जगह हर चीज का लॉक बनाओ. डॉर्मेंट अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा सुपरवाइजरी पासवर्ड रखो, एडमिन पासवर्ड रखो. सबके ड्राइंग पावर चेक करते रहो. सिस्टम ने नोटिफिकेशन देना चाहिए, फ्लैश मैसेज देना चाहिए अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो. ठीक है. और जो लॉगिन होगा वो बैंकिंग आवर्स में ही होना चाहिए. इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. ऑल्सो आपको आरबीएससी का ध्यान रखना है. जिसको जो डेटा दिखना चाहिए वही डेटा एक्सेस होना चाहिए. नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस. डॉर्मेंट अकाउंट्स एक्टिवेट होते हैं तो सिर्फ सुपरवाइजरी लेवल पासवर्ड से ही होंगे वो. आप गड़बड़ कर दोगे, मनी लॉन्ड्रिंग में अकाउंट यूज होने का डर है. ऑल्सो यूजर टाइम आउट इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी अगर इनएक्टिव है सिस्टम तो सिस्टम ने अपने आप ही लॉग आउट करना चाहिए. बहुत ही बेहतरीन आईटी कंट्रोल होगा. एंड एंड ऑफ द डे इज ओवर. द लेजर्स कैन नॉट बी ओपन विदाउट सुपरवाइजरी लेवल पासवर्ड. यानी एक बंदे की ज्यादा जिम्मेदारी होगी, सबको उस लेवल का एक्सेस. सिस्टम हमारा सिक्योर रहेगा. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बैंक्स के इसमें तीसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कोर बिजनेस प्रोसेस तो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर 4 चीजें चेक होती है. कौन सी? उस सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, उस सॉफ्टवेयर की मास्टर्स, उस सॉफ्टवेयर की ट्रांजैक्शन और उस सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट्स. चलो, क्या आप रेडी है? हम्म. बैंक में 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए हैं. कौन से? पूछने तो दो मुझे. सारे कस्टमर्स का नाम और एड्रेस अपडेट करना है. मुझे हमारे बैंक में किस टाइप के कस्टमर्स होते हैं ये सेट करना है. मुझे एमआईएस चाहिए. रहना दो यार तुम लोग, तुमको कुछ नहीं पूछता मैं. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन में क्या 2 चीजें बताई थी मैंने? व्हाट आर द 2 वर्ड्स? क्रिएट और डिफाइन. ठीक है. तो डिफाइनिंग एक्सेस रूल्स, क्रिएशन ऑफ यूजर टाइप्स, क्रिएशन ऑफ कस्टमर टाइप, क्रिएशन ऑफ कस्टमर टाइप, यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस एंड पासवर्ड मैनेजमेंट. ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगा. उसके बाद जो भी रेगुलर डेटा है, स्टैट्यूटरी, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, ये सब कुछ मास्टर डेटा में अपडेट होगा. और उसके बाद ट्रांजैक्शनल डेटा जो है, डिपॉजिट, एडवांसेस, सीसीएस, जनरल लेजर. एंड द लास्ट वन इज बिजनेस की सारी रिपोर्ट्स, डेली लेजर रिपोर्टिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर आएगी. उसके बाद द लास्ट वन दैट वी हैड स्टडीड यस्टरडे, दैट वाज कोर बिजनेस प्रोसेस. व्हाट आर द कोर बिजनेस प्रोसेस? बताओ जल्दी. कासा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कासा?
करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, और दूसरा क्रेडिट कार्ड। इसकी हमने पूरी साइकिल देख ली थी, डू यू रिमेंबर? परफेक्ट। तो बैंक अकाउंट ओपन करना है तो दो ऑप्शन है मेरे पास, क्या से कैसे ऑप्शन है? हाँ हाँ, चले जाओ बैंक में, रिलेशनशिप मैनेजर से मिलो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको वो कुछ डॉक्यूमेंट्स कागजात मंगाएंगे आपसे, तुम्हारा पैन दो, तुम्हारा जेरोक्स दो, तुम्हारा आधार दो, तुम्हारा फोटो दो, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स तुमको मांगेंगे, ये किस लिए चाहिए? केवाईसी। क्या ये दो पहले पॉइंट सीटी है? कॉमन टॉपिक है, घोट डालो इसको, रट डालो इसको, इजी भी है, उसमें लर्न भी नहीं करना पड़ता है कुछ, बट फिर भी। उसके बाद हमने कासा का पूरा प्रोसीजर देखा था, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट टीम देखेगी कि इस बंदे को करंट अकाउंट है, उसको सीसी अगर चाहिए तो कितने की सीसी हम दे सकते हैं। देन वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट फैसिलिटीज की जरूरत है, देख लेंगे। एंड कस्टमर्स को एनईएफटी आरटीजीएस की जरूरत है तो ठीक है, वो हम लोग फैसिलिटी अवेल करवा सकते हैं उसको। इसमें भी रिस्क है, तो आपको देखना है कि सही बंदे को उतनी लिमिट मिली या नहीं, कोई गलत बंदा तो लिमिट सेट नहीं कर रहा है, या इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो रहा है बैंक के एम्प्लॉयज द्वारा ही, ये भी आपकी रिस्क हो सकती है, और उसके लिए कोई ना कोई डेडिकेटेड कंट्रोल रहेगा। देन क्रेडिट कार्ड के अंदर किसी को भी क्रेडिट कार्ड दे देंगे क्या? ठीक है, पहली दो स्टेप्स तो डिस्कस भी नहीं करेंगे हम लोग, वही है बैंक जाओ, अपने रिक्वायरमेंट्स दो, डॉक्यूमेंट्स, फिर वो डॉक्यूमेंट मंगाएंगे आपसे, और फिर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, है ना? ना ना, सिबिल चेक होगा तुम्हारा, तुम्हारा सिबिल चेक होगा। सिबिल से याद आया, कुछ याद आना चाहिए था कि मुझे, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ सिबिल? 900। द अपर लिमिट ऑफ सिबिल इज 900, यानी अगर आपका आपका कहीं भी स्कोर 750 टू 800 के बीच में तो अच्छा है, और अगर 800 क्रॉस करता है तो इट इज एक्सेलेंट, ठीक है। इसमें सारी फाइनेंशियल रेशियोज, नेटवर्थ हिस्ट्री, ये सब पता चलती है। उसके बाद सैंक्शनिंग ऑफ फैसिलिटी, सैंक्शनिंग और लिमिट्स की सैंक्शनिंग होगी। देन क्रेडिट कार्ड आपके आपके घर पे फिजिकली डिलीवर हो जाएगा। Okay, so that's the process flow of credit card facility. Customer will swipe the card, point of sale and all that stuff. जब जब आप बाइंग करोगे, जब आप परचेसिंग करोगे क्रेडिट कार्ड से, सो उसका भी मैकेनिज्म हमें दिया गया है। हमने हमने स्वाइप कर लिया है, 15-20 दिनों बाद, एक महीने बाद क्या आएगा घर पर? क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आएगा, और स्टेटमेंट का क्या करेंगे? प्लेन बनाएंगे। क्या करें? क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आया, अब इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। पे करते वक्त दो तीन लोग अपने अपने पैसे काट लेते हैं, कौन कौन लोग? मर्चेंट की बैंक अपना पैसा ले लेती है, और पेमेंट गेटवे भी अपना, यस करेक्ट। चलो ठीक है, दैट इज ऑल दैट वी हैड स्टडीड। सो गाइस, क्रेडिट कार्ड में भी सबसे बड़ा है कि क्रेडिट लिमिट जो आपने दे दिया है, ठीक है, वो कितना दिया, और वो सैंक्शन किसने किया है, और क्या वो क्रेडिट लिमिट को ब्रीच कर रहा है, क्या वो रिपेमेंट कर रहा है, ये सारी चीजें रिस्की होती है क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में थोड़ी ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि ज्यादा कोलैटरल एज सच कोई कोलैटरल होता नहीं है, ठीक है। कोलैटरल से याद आया, लोग गिरवी रख देते हैं यार, अपना लोन के चक्कर में कुछ गिरवी रखना पड़ता है। गिरवी के लिए गिव मी अ बेटर वर्ड, गिव मी अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड। Now it's time to study the business process flow for mortgage. पहले तो मुझे बताओ, मैंने बैंक से 5 करोड़ रुपए लोन लिया, बदले में मैंने क्या किया? अपना घर गिरवी रख दिया, बदले में मैंने अपना घर गिरवी रख दिया। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉर्गेज? या सिक्योरिटी, कोलैटरल। इन्हें बैंक को अगर मैं अपने 5 करोड़ नहीं लौटा पाया जो उनसे लोन लिया मैंने, तो वो लोग मॉर्गेज में मेरा घर बेच के अपने पैसे मुझसे वसूलेंगे। ओके, दैट इज व्हाट मॉर्गेज इज। लेट्स चेक इट आउट। मॉर्गेज के अंदर दो पार्टीज होती है, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। चलो देखते हैं। अब मॉर्गेज लोन इज अ सिक्योर्ड लोन। हाउ कम मॉर्गेज लोन इज अ सिक्योर्ड लोन?
कोलैटरल रहेगा ना, सिक्योरिटी रहेगी, उसका पैसा सिक्योर है, उसने भले ही मुझे लोन दिया है लेकिन उसके पैसे डूबेंगे नहीं, और डूबे भी तो मेरा घर बेच सकता है, इसलिए सिक्योर्ड। Secured loan which is secured on borrower's property by marking a lien on the property as collateral for the loan. What do you mean by the word collateral? Security. ठीक है, अरे collateral इस हाथ दे, इस हाथ ले, collateral. If the borrower stops paying, then the lender has the first charge on the property. ने इस प्रॉपर्टी का फिर क्या करना है, लेंडर डिसाइड करेगा। हमारे केस में लेंडर कौन होगा, सीबीएस पढ़ रहे तो लेंडर कौन होगा, बैंक्स। Mortgages are used by individuals and businesses to make large real estate purchases without paying the entire value of purchased upfront. Over the period of many years, borrowers pay the loan amount along with interest until there is no आउटस्टैंडिंग। तो गाइस जब तक आपके पास आपका पूरा लोन चुकता नहीं हो जाता तब तक के इस प्रॉपर्टी पे सबसे पहला चार्ज किसका होता है, बैंक का सबसे पहला चार्ज। तो उसका सर दूसरा हम लोग एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे को भी गिरवी रख सकते हैं क्या, जी हां, आप गिरवी रख सकते हो, उसको कहते हैं पुइन मॉर्टगेज। क्या कहते हैं, बोलो बोलो, पुइन, पीयू, जान दो, आगे बढ़ते हैं। अरे उसका स्पेलिंग बहुत अजीब है, अरे मॉर्टगेज को ज्यादा नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लेना पुइन मॉर्टगेज, पुइन स्पेलिंग बहुत खतरनाक है उसकी। आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं बताना आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज लोन, जो काम का वो पढ़ाऊंगा, फालतू चीजें नहीं पढ़ाऊंगा मैं। टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज लोन, होम लोन, ठीक है। होम लोन इट्स अ ट्रेडिशनल मॉर्टगेज वेयर कस्टमर हैज द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग फिक्स्ड और वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इज प्रोवाइडेड फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी परचेस करो और ये प्रॉपर्टी जो है आपने घर खरीदने के लिए लिए है, जो घर आप ले रहे हो, ये मॉर्टगेज रहेगी बैंक के पास। फर्स्ट चार्ज किसका रहेगा, बैंक का। उसके बाद टॉप अप लोन, टॉप अप यानी क्या होता है, टॉप अप, सर टॉप डाउन सुना था, बॉटम अप सुना था, बॉटम्स अप, हाँ हाँ। वो कैसा ना, अभी पहले घर बना लेते हैं, हम लोग हैं मिडिल क्लास, ठीक है, हम लोग घर बना लेते हैं और फिर कहते हैं यार इंटीरियर अच्छा नहीं है हमारे यहां का, पीओपी करेंगे, पीओपी, पिलास्टर ऑफ पेरिस करेंगे, ठीक है, पर्दे नए लगाएंगे, एलईडी लेंगे, सारी उम्मीदें होती है मिडिल क्लास फैमिली की। तो फिर जैसे जैसे होम लोन चुकता हो जाता है वैसे वैसे अभी उनको लगता है कि अभी पे हो ही जाएगा, तो यार बिना लोन के कैसे जिएंगे, मजा ही नहीं आ रही कुछ, तो घर को थोड़ा और सजाने के लिए टॉपअप लोन दिया जाता है। Here the customer already has an existing loan, is applying for additional amount either for refurbishment or renovation of the house. That's top up loan. MCQ के लिए गोल्ड हो सकता है ये। And loans for under construction property. In case of under construction property, the loan is dispersed in tranches, parts as per the construction plan. बैंक भी एकदम से पूरा लोन नहीं दे देते क्योंकि लोग बदमाश रहते हैं। होम लोन जो होते हैं ना, मोस्टली बिल्डर्स लोग स्पेशली, होम लोन वगैरह जो होते हैं ना, वो बहुत कम पैसों में मिल जाता है। तो गाइज रिलेटिवली, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी मानी जाती है, जैसे कार लोन थोड़ा महंगा होता है, होम लोन थोड़ा सस्ता होता है, ओके। तो गाइज पूरा पैसा एक साथ नहीं देते थे, नहीं तो लोग दूसरे जगह पे ये पैसा यूज कर लेते हैं। लोन्स फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी मिलता है। अब इसके लिए प्रोसेस पूरी समझ लेते हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द लेंडर विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक or mortgage company. There are two types of loan widely offered to the customer. First is fixed rate mortgage and second is variable floating rate mortgage. What is this fixed rate mortgage and floating rate mortgage? क्या बैंक के जो रेट्स है इंटरेस्ट के, क्या वो बदलते रहते हैं? क्यों बदलते हैं बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बदलते हैं? सर आरबीआई रेपो रेट चेंज करती है, रिवर्स रेपो चेंज करती है, बैंक रेट चेंज करती है, तो फिर कैसा ना सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जो होम लोन है, तुम्हारा जो लोन है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक के पूरा पे नहीं कर देते आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9%। चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 20 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। दूसरा दूसरा ठीक है, आरबीआई ने अगर कम किया तो 8.3%, आरबीआई ने बढ़ा दिया 9.2%।
तो ये फिक्स्ड रहेगा या फ्लोटिंग? फ्लोटिंग वेरिएबल। सो देयर आर टू ऑप्शंस, आप कौन सा लेना चाहेंगे बताओ? इकोनॉमी के साथ कम ज्यादा चलेगा नहीं तुमको? ठीक है, बड़ा सेफ कर रहे हो, बड़ा सेफ चल रहे हो तुम फिक्स बोल के, ठीक है। यानी हमारी फितरत सेफ्टी की है और कोर्स हमने सीए लिया है ना? गुड गुड, वेरी गुड। मोर रिस्क मोर रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न। देन बोरोवर कस्टमर अप्रोच, ओके, कस्टमर और बोरोवर अप्रोचेस द बैंक फॉर मॉर्गेज, और वहां पे गिरवी रखने के लिए बंदा आया, मिलेगा कौन उससे? जल्दी बताओ। रिलेशन मैनेजर नहीं रहे, कितने डेस्परेट हो तुम लोग। रिलेशनशिप मैनेजर, loan officer explains the customer about home loan and the various feature, customer to fill loan application and provide requisite KYC document। what is requisite? इन्हें कुछ अलग मांग रहे क्या? requisite, रिक्वायर्ड जरा होशियारी मार रहे हो, रिक्वायर्ड लिखना चाहिए था उन्होंने, ठीक है। requisite KYC, what is KYC by the way? Loan officer reviews the loan app and app नहीं, loan application and send it to the credit risk team। ये credit risk team को क्या जरूरत है? क्रेडिट रिस्क टीम को? ये पगला होम लोन ले रहा है, एक पगला होम लोन ले रहा है, ये भर पाएगा क्या? और इंडिया में किसी को अपने घर से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, एक बात ध्यान रखना। और ये क्रेडिट रिस्क टीम क्या चेक करेगी तुम्हारा? सिबिल। यार क्या एकदम नॉलेजेबल हो तुम लोग, एकदम सिबिल वगैल बोल रहे हैं, वेरी नाइस। The loan officer reviews the loan application and sends it to the credit risk team, who will calculate the financial obligation income ratio, which is to determine customer's financial eligibility of how much loan can be provided to the customer. This is done on the basis of credit score as per the CIBIL rating, income and expense detail, and rate of interest at which loan is offered. Once financial eligibility is determined, then along with the customer documents, the detail are sent to underwriting team for approval. Sir, अंडर राइटिंग भी करते हैं क्या बैंक वाले? बैंक वाले अंडर राइटिंग भी करते हैं क्या? क्या हमने पढ़ा है ये कभी? क्या हमने पढ़ा है ये कभी? पक्का? ये अंडर राइटिंग किस टाइप की सर्विसेज में आते हैं बैंक के? अदर बैंकिंग सर्विसेज के अंदर, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के अंदर अंडर राइटिंग। अगर तुम लोग ये ऐसे जोड़ पाए ना, अगर तुम लोग ये ऐसे जोड़ पाए ना, तो उनको बोलो, ठीक है। रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज में स्पेशल सर्विसेज के अंदर वी हैव डिस्कस्ड अंडर राइटिंग एज वेल। और ये डायग्राम तो हमने एकदम एब्सोल्यूट डिटेल में पढ़ाई है। सो गाइस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टडीज। अगर आपको आज भी ये क्लिक हो रहा है फर्स्ट लेक्चर हमारा, कोई रोक नहीं सकता फिर हमको फाइनल में जाने से। ये बहुत मुझे बुरा लगता है। ये पूरे क्लास में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम पे मुझे ही है। तुमको कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं सच्ची बता रहा हूं तुमको। तुम लोग पढ़ाई कम करो, मैं चलेगा, तुम लोग कॉन्फिडेंस कम नहीं रखना। मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉन्फिडेंस ऐसा रखना कि तोड़ देंगे, ठीक है। देख लेंगे, ऐसा क्या ही पूछ लेंगे आईसीआई, ठीक है। देन underwriting team will verify the financial and applicant's credit history and employment information of the customer. Underwriter will ensure that loan provided is within the lending guidelines। ये ज्यादा लोन दिया तो, ज्यादा लोन दे दिया तो, बंदे की ताकत के बाहर लोन दिया तो क्या हो जाता है? डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर चिल्लाते बैठना, अरे लोग ऐसे ही रहते हैं, लोग पैसे नहीं देते, डिफॉल्ट हो जाएगा। अंडरराइटर विल एंश्योर दैट द लोन प्रोवाइडेड इज विद इन द लेंडिंग गाइडलाइंस। लोन ऑफिसर विल प्रोवाइड द प्रॉपर्टी डिटेल्स अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टू द लीगल एंड वैल्यूएशन टीम। पता चला प्रॉपर्टी है ही नहीं, पता चला घर बना ही नहीं रहे ये लोग और होम लोन मांग रहे। आप समझ रहे हो क्या? क्या साइट विजिट होगा? क्या लगता है तुमको? क्या जहां पे घर बन रहा है, क्या वहां जाके देखा जाएगा? देखो गाइज, लोग बहुत बदमाश है और ये स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग करते हैं। होम लोन मिल जाता है कितने में? 8.5%।
ठीक है, 8.5% पर एनम पे होम लोन मिल जाता है। और मुझे अगर बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो कितना परसेंट होता है बताओ? बिजनेस के लिए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 15% है बिजनेस के लिए लोन लोगे तो। वो गवर्नमेंट की एमएसओईपी वगैरह स्कीम वगैरह उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर नॉर्मली आप बिजनेस के लिए लोन लोगे तो 15% है। लोग क्या करते हैं, होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ये लोन ले लेते हैं और फिर ये पैसा बिजनेस के लिए यूज करते हैं। इतना बदमाश, इन्हें घर कभी बन ही नहीं रहा होता उनका। आप समझो, समझ रहे हो क्या? ऐसा करते लोग। और ये आइडिया पता किसने दिया है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं दिए, सब मैंने नहीं दी, मैंने सच्ची नहीं, मैं कभी अनएथिकल काम नहीं करता, वेरी बैड। ठीक है, देन वेरी नाइस, आगे बढ़ता है। Loan officer will provide the property details along with requisite document papers to the legal and valuation team. Legal team will carry out title research of the property, which will determine the legal owner of the property. Title search. What do you mean by title search? किसके नाम पे है प्रॉपर्टी? ओनरशिप। तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी के टाइटल किसके नाम पे है? देखना तो जरा। देखो, ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत रहो। काफी बार पापा लोग, ठीक है, पापा लोग मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, काफी बार पापा, ठीक है, प्यार प्यार में मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? एक बार पता कर लेना कि आपके घर का टाइटल किसके नाम पे है। सर इसका करेंगे क्या, बाद में बताऊंगा। देन वैल्यूएशन टीम, सॉरी, डिटरमाइन द लीगल ओनर, एनी रिस्ट्रिक्शन और एनी लीन ऑन द प्रॉपर्टी। पता चला ये प्रॉपर्टी ये बंदे ने ऑलरेडी मॉर्गेज की है, ये ने बैंक का फर्स्ट चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा ये चेक करो। पता चला 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए लेके रखा है मॉर्गेज पे किसी से, और बैंक से अब फिर से पैसे ले रहा है। एक ही प्रॉपर्टी पे दो दो लोग अगर मॉर्गेज रहेंगे तो नुकसान हो सकता है कि आगे जाके? दोनों लोग लड़ेंगे। जिसका प्रॉपर्टी है वो चिल मारेगा एकदम, और जिन लोगों ने पैसे दिए वो लड़ेंगे एक दूसरे से। इसलिए ये सब बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। वैल्यूएशन टीम विल कैरी आउट द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। पता चला 5 करोड़ का लोन लिया है, जब बेचने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए की है। अरे मारो मुझे, मारो मुझे, ऐसा हो जाएगा फिर बैंक का। बैंक के साथ ऐसा बहुत हो चुका है। ठीक है, बैंक से सब further verification of property to determine whether property is built as per the approved plan, whether builder has received requisite certificates। ये बिल्डर के पास आजकल कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्डिंग बनाना है तो? वाह मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वाह मेरे भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यन्ना सीए बनायचा है। अगर अपार्टमेंट बनाना है किसी बिल्डर को तो कौन सा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? हर बिल्डर की एडवर्टीजमेंट में आता है ये ऐसा आता है। आपकी सिटी का सबसे बड़े बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है अब रजिस्टर्ड, क्या है वो वर्ड? रेरा रजिस्टर्ड। रेरा सुना है क्या कभी? रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, आई डिडंट वांट टू मेक यू फील बैड, एक्चुअली आई वांटेड टू। ठीक है, रेरा, उसके पास रेरा वगैरह है या नहीं? ठीक है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये सारे प्लान, सारे जो प्रॉपर्टी है प्लान के हिसाब से बनना जरूरी है क्या? प्लान के हिसाब से बनना जरूरी है क्या? और अगर प्लान के हिसाब से नहीं बने तो क्या प्रॉब्लम है? अरे लोगों का बस चले। आपको पता है ना कि प्रॉपर्टी जब हम बनाते हैं, अगर ये प्लॉट है तो आपको ऐसी जगह छोड़नी होती है। डू यू नो दिस? लोग क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं ऐसे, ये वाला इधर से और ये वाला इधर से। अच्छा, ये वाला भी इधर से चिपका देता है। आप समझ रहे हो क्या? ऐसा गलत है या सही है? कल जाके अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो यहां पे जाओगे कैसे? आप समझ रहे हो? अभी इतवारी में आग लगी थी कुछ दिनों पहले। ठीक है, मेरे मेरे फ्रेंड ही था मेरा, वो इन्हें है, वो नहीं मरा। 5 भाई की 5 दुकानें ऐसे लाइन से थी, ऐसे लाइन से, पांचों की पांचों जल गई। इट्स जस्ट बीन अ मंथ, एक ही महीना हुआ है उस बात को, पांचों जल गई। क्यों?
क्योंकि फायर ब्रिगेड को जाने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। ठीक है, जब हम लोग न्यूयॉर्क देखते हैं जब हम लोग न्यूयॉर्क देखते हैं तो एक फील गुड आती है, एक फील गुड आती है। ठीक है, बड़े बड़े रोड्स, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग्स, हर हर फ्लैट में एयर आती है, सनलाइट आती है। हमारे यहां अगर आप कोई मूवी देखोगे, दिल्ली वाली, दिल्ली की मूवी या बॉम्बे की कोई मूवी, स्पेशली दिल्ली की देखोगे आप, तो एक टेरेस से दूसरे टेरेस पे ऐसे ही कूद जाते लोग। आप देखो, मूवीज देखना आप का, इस ये प्लान के हिसाब से नहीं बनी है प्रॉपर्टी, कुछ गड़बड़ हो जाती है कल तो बचा नहीं पाती है गवर्नमेंट, इसलिए चेक करो। Verification of property, determine it is built as per the approved plan, whether builder has received requisite certificates of RERA and all. Age of building to determine whether it will withstand the loan tenure and construction quality भी चेक करो। पता चला बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारा लोन लिया और बिल्डिंग 5 साल में ही गिर गई और बंदा ने पैसे पे ही नहीं किया अब तक। Then legal and valuation team will send the report to the operation team, which will generate letter of offer letter to the customer, which entails all details of loan such as loan amount, rate of interest, tenor, monthly installment, security address, fee, charges details, and terms and condition. Customer will agree to the loan agreement which is offered by signing the offer letter. Once signed offer letter is received, operation team will release or disperse the funds. Disperse the funds. What do you mean by disperse the funds? लोन अप्रूव होना एक बात है, पैसे मिलना दूसरी बात है। पहले होता है अप्रूव, आपको हम लोन दे सकते हैं, उसके बाद जब पैसे हाथ में मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज डिसबर्समेंट। कैशियर ऑर्डर इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मैंडेटरी ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं। वंस एक्सचेंज इज कैरिड आउट सक्सेसफुली, बैंक प्लेस अ चार्ज और लीन ऑन द प्रॉपर्टी सो दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, फर्स्ट चार्ज इज विद द बैंक टू रिकवर द मनी। ये बैंक प्रॉपर्टी कैसे बेचेगी? बैंक प्रॉपर्टी कैसे बेचेगी? बैंक प्रॉपर्टी ऑक्शन करके बेचेगी, और जिसने खरीदा उसको क्या देगी? ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास है, कोई कोई टेंशन नहीं होगी। Post disbursement, the loan customer can carry out with various loan servicing activity by visiting the branch or online mode amendments such as interest rate change, change in monthly installment, prepayment of loan amount and foreclosure of loan. Foreclosure यानी लोन मैंने पूरा पे कर दिया है, बंद कर दो इसको। यानी पूरा पे करने से जो लोन अमाउंट है वो खत्म नहीं होता, आपको प्रॉपर फॉर्मेलिटी करके लोन बंद करना पड़ता है। ठीक है, आपको प्रॉपर फॉर्मेलिटी करके ये लोन का अकाउंट खत्म करना पड़ता है, और ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास लेने होते हैं। ठीक है, बैंक से एनओसी लेना पड़ता है कि अब आपके इस प्रॉपर्टी पे बैंक का कोई चार्ज नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी, अनकम्बर्ड, अनएनकम्बर्ड, फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, फ्री फॉर्म, किसी का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कोलैटरल नहीं है। दिस इज माय इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी मैंने पूरा लोन का भुगतान कर चुका है। बैंक मुझे जब मैं फोरक्लोजर करूंगा तो एनओसी दोगे कि ये इस प्रॉपर्टी के पूरा लोन पे हो गया है, आपका कोई चार्ज या कोई लीन नहीं है। सर इसमें क्या रिस्क रहेगा? लेकिन इसमें क्या रिस्क रहेगा? इसी में है असली घोटाला। चलो देखते हैं। Risk and controls around the mortgage process. पहला, incorrect customer and loan details are captured which will affect the overall downstream process. Key controls: this is a secondary review performed by an independent team members who will verify loan details captured in the core banking application with the offer letter. Guys, क्या कस्टमर का नाम या कस्टमर की लोन डिटेल्स या प्रॉपर्टी डिटेल्स गलत होने की कोई गुंजाइश है क्या? ठीक है, आप बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। देन इनकरेक्ट लोन अमाउंट डिसबर्स्ड, देयर इज अ सेकेंडरी रिव्यू परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट टीम मेंबर हु विल वेरीफाई द लोन अमाउंट टू बी डिसबर्स्ड विद द कोर बैंकिंग एप्लीकेशन टू द लेटर ऑफ ऑफर साइन। यानी आपका जो लोन अप्रूव हुआ है और आपको जो पैसे मिले हैं, क्या ये अमाउंट सेम होने चाहिए? ये बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी रिव्यू, सेकेंडरी रिव्यू। कहां होता है ये सेकेंडरी रिव्यू?
बहुत इजी है ना। आपको मैंने कुछ काम दिया, कभी आपको मैंने कुछ काम दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये सब मुझे करके चाहिए, तो आपके एक एक या दो दो या तीन तीन बार चेक करोगे उसको, बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं, पवन सर को देना है, क्या चेक करोगे? काफी बार खुद दो बार चेक करोगे, अपने दोस्त को बोलोगे एक बार देखना यार कोई गलती निकाल, तू गलती निकालने में एक्सपर्ट है। तो आप जब किसी दूसरे से, हाँ, द गाइस, अगर आप क्रॉस चेक करवा रहे हो तो दैट इज अ सेकेंडरी रिव्यू। क्रॉस चेक इज इट अ कंट्रोल? हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। याद है ना वो एटीएम में पैसे डालते वक्त कितने पैर दिखे थे तुमको? 5। हे भगवान, हे भगवान, शिव 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 शिव। देन interest amount to be incorrectly calculated and charged. Interest amount is auto calculated by core banking application basis loan amount, return of investment and tenure. An unauthorized changes made to loan master data or customer data. System enforced SOD exist. Oh my god. System में segregation of duty होना चाहिए. In the core banking application, where person putting in of transaction cannot approve in its own transaction and reviewer cannot edit any details submitted by a person putting in data. So guys, जो बंदा लोन अप्लाई करेगा, जो बंदा डेटा एंट्री करेगा, जो बंदा लोन सैंक्शन करेगा और जो बंदा पैसे डिसबर्स करेगा, चार अलग अलग लोन रहेंगे, चार अलग अलग लोग रहेंगे, चार अलग अलग लोग एक ही बंदे को लोन देने के लिए इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज अ कंट्रोल, ट्रू और फॉल्स? ऑलराइट, सो दैट्स दैट। हमने बिजनेस प्रोसेसेस में से कितने बिजनेस प्रोसेस कर लिए हैं बाय द वे? ठीक है, वी आर डन विथ कासा, वी आर डन विथ क्रेडिट कार्ड, वी आर डन विथ मॉर्गेजेस। चलो देख लेते हैं। मॉर्गेज के बाद है ट्रेजरी। ओए, व्हाट इज ट्रेजरी रे? ट्रेजरी है ना क्या? तो दिमाग लगाओ, तो दिमाग लगाओ। ये बैंक से मैं म्यूचुअल फंड्स खरीद सकता हूं क्या? बैंक से मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकता हूं क्या? बैंक से मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद सकता हूं क्या? बैंक से मैं म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीद सकता हूं क्या? जी हां, ट्रेजरी है ये, यही ट्रेजरी है। आ जाओ, बिजनेस फ्लो ऑफ ट्रेजरी। दो कैटेगरीज है इसमें, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी और ओके और ट्रेडिंग कैटेगरी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी हम लोग गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, उसको कहते हैं जी सेक। गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ट होते हैं क्योंकि इसमें रिस्क कितनी होती है? जीरो, कोई रिस्क ही नहीं होती। जीसेक आर फेमस फॉर रिस्क, लेकिन लो रिस्क, 8% रिटर्न देते हैं, 8%। ठीक है, सो जीसेक अच्छे हैं लेकिन रिटर्न बहुत कम होते हैं। देन शेयर्स, अदर इन्वेस्टमेंट लाइक कमर्शियल पेपर्स, जो कंपनी इशू करती है, कमर्शियल पेपर्स का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये भी कंपनीज इशू करती है। सिक्योरिटी रिसीट्स, ठीक है, थ्रू सर्टिफिकेट्स, वो एस क्यों लिखा है वहां मुझे नहीं पता, ठीक है, थ्रू सर्टिफिकेट्स एंड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड पता है ना तुमको? हाँ सर, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। देन म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड क्या रहते हैं? व्हाट इज वेंचर, वेंचर कैपिटल फंड? वेंचर करते होंगे वो लोग, अच्छा रहता वो। हैव यू हर्ड अबाउट स्टार्टअप्स? यू हैव ग्रोन इन द एरा ऑफ स्टार्टअप्स आई वुड से। चलो बताओ, विच विच स्टार्टअप? बड़े नॉलेजेबल हो तुम लोग, हाँ। हम्म, ये कोरोना के कारण लग गई इनकी, बट ठीक है। हम्म,
अच्छा इनकी भी लग गई ची 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 ची। अच्छा इनकी चांदी हो गई। कोरोना है, तेरे को एनाकोंडा चावेंगा, ठीक है। पॉलिसी बाजार निकाल, तू टर्म इंश्योरेंस निकालो, नहीं तो कोरोना होगा तो बिल का मीटर ऐसा बढ़ेगा। इनका इनकी चांदी हो गई, ठीक है। ये ओला गूगल मैप का एग्जांपल मैंने किस में दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा यार। ठीक है ठीक है ठीक है। ईयर 2000, ओके, दीज कॉर्पोरेट्स वर नॉट इवन इनटू एग्जिस्टेंस, डू यू एग्री? ठीक है, स्टार्टअप सही है, ठीक है। ई कौन है यार, ई कौन है? ये कौन है बे? ये कौन है? ये कई कोई आइडिया लेके अगर आप बैंक जाओगे तो बैंक वाले क्या बोलेंगे? लंच टाइम है, ठीक है। आइडिया लेके बैंक जाओगे ना, लोन नहीं मिलेगा। आइडिया लेके आप बैंक नहीं जा सकते, बैंक वाले बोलेंगे कोलैटरल दोगे। कोलैटरल क्या दो? परसों ही पास हुए हम लोग, कोलैटरल कुछ नहीं है, परसों ही पास हुए, अभी पैसा नहीं है। पैसा नहीं है ना, चल निकल, ठीक है। इन लोगों ने फ्लिपकार्ट बनाया, या स्टेट बैंक के भरोसे पे बनाया? एक्सेल पार्टनर्स की हेल्प से बनाया। बुक माई सो एक्सेल पार्टनर्स की हेल्प से बनाया। जेडी सिकोया की हेल्प से बनाया। पॉलिसी बाजार इन्वेंटर्स की हेल्प से बनाया। स्नैपडील नेक्सिस वेंचर पार्टनर्स की हेल्प से बनाया। कहां है ये? एक्सॉन, एसेंट कैपिटल, वॉबक पिंसिस, नेक्सिस, एक्सेल पार्टनर्स, इन्वेंटर्स, सिकोया, ये सब क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट है। और ये लोग जो पैसे डालते हैं कि बिजनेस बढ़े, इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड। इसको कहते हैं, हमें हमें वेंचर कैपिटल फंड की एरा में हम लोग जी रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। वेंचर कैपिटल फंड एंड रियल एस्टेट फंड, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। रियल एस्टेट में भी काफी लोगों को, आपको पता है कि काफी बड़ा है ये मार्केट रियल एस्टेट का, जमीनों के और प्रॉपर्टीज के दाम काफी बढ़ते हैं, उसको लेके भी इन्वेस्टमेंट के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में होते हैं। ओके, सो ये है इन्वेस्टमेंट वाले। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे कौन से? दो कैटेगरीज है, कौन सी? पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स। व्हाट इज फॉरेक्स बाय द वे? फॉरेक्स यानी क्या रहे? ठीक है, यस, फॉरेक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स and over the counter exchange traded the products involved are options, swaps, futures, foreign exchange forwards and interest derivatives। ये जो सारे हैं आप सिर्फ एक बार पढ़ के जाना इस बार, ये आपको पूरे फाइनल में चैप्टर्स है। ये डेरिवेटिव्स नाम का चैप्टर ही रहेगा आपको सीए फाइनल में। पहुंचोगे क्या? ओ हेलो, कोई पहुंच रहा? दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। फाइनल में जाओगे क्या? होपफुली। देन core areas of treasury operations. The core areas of treasury operation in bank can be functionally divided into following broad compartments, like dealing room operations, like front office, then middle office, market risk department, product control group, and back office। ये क्या है रे? डीलिंग रूम ऑपरेशंस, मिडल ऑफिस एंड बैक ऑफिस, ये क्या है? सब फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिड ऑफिस, ये सारा। ये कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये पिंक वाला अच्छा लग रहा, कर लो, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें कई ट्रेजरी का, यानी ट्रेजरी यानी आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में डील कर रहे हो, क्या बहुत ज्यादा एनालिसिस लगेगा? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आपकी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आपकी जॉब बैंक में लगती है ना, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो जॉब होती है ना, वो ट्रेजरी में होती है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट बांटते हैं। जी हां, आप लोगों को थोड़ी ना सेविंग अकाउंट ओपन कर लो भैया, क्रेडिट कार्ड ले लो, इसके लिए थोड़ी ना रखते तुमको। वो वो इंजीनियर जो एमबीए करते हैं ना, हाँ, वो काम वो लोग करते हैं। हमारा काम है ये प्रोडक्ट्स बेचना। ये प्रोडक्ट्स हमारा काम है। वेंचर कैपिटल फंड बनाना हमारा काम है। म्यूचुअल फंड्स बनाना। इंजीनियर्स आइडिया लेके आते हैं,
लेकिन उसको फंडिंग कौन करते हैं? हम। इसको फंडिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, तुम लोग रहोगे ये डीलिंग रूम में और मिड ऑफिस में तुम लोग रहोगे प्रोडक्ट कंट्रोल ग्रुप में। क्या इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है? बिकॉज इट इज लिंक टू मार्केट, द रिस्क हैज टू बी हाई। चलो देखते हैं रिस्क एंड कंट्रोल्स ओवर ट्रेजरी। सबसे बड़ा रिस्क, अनऑथराइज सिक्योरिटी सेटअप इन सिस्टम सच फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस, appropriate segregation of duties and review controls around securities master setup and amendments. So guys, एक मिनट, क्या सिस्टम में हम लोग सबका एक स्टाइल होता है क्या? हर एक इंसान की एक सोच है और सबका, हर इन्वेस्टर का एक अलग अलग माइंडसेट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, छोड़ो ये रिस्क विस्क, सबको पूछता हूं ये सवाल मैं, ठीक है। दिशांत, दिशांत, अल्फा टू डेल्टा ओवर। हेलो, दिशांत के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे सर, आउट ऑफ कवरेज एरिया। राशि, राशि आर यू देयर? अल्फा टू राशि, अल्फा, हाँ राशि, राशि टेल मी, वो व्हीकल का स्पीड आपका मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? वेरी नाइस, कुछ सुनाई नहीं आया लेकिन। सिमरन, आपका व्हीकल का स्पीड कितना होता है? किस स्पीड से चलाते हो आप? मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम। 60। शीतल, खुशी, जोएल, 80। ओके, 80। पार्थ, 70। करण, 85। ओहो। शुभम, 70। वेरी नाइस। अल्तमश, ओहो। श्रेया, 60। ये 60 के ऊपर, 70 के ऊपर, 80 के ऊपर क्या होता है सर? अंदर से आवाज आती है सर, अंदर, ठीक है, होता है ना अंदर से, धीरे चला मर जाएगा। हमारे क्लास में भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने 100 की स्पीड से चलाई होगी, जरूर चलाइए। नहीं, टू व्हीलर की बात कर हम लोग, फोर व्हीलर में कैसा है ना, टू व्हीलर की बात करो, टू व्हीलर 100 की स्पीड से टू व्हीलर चला है, पाटिल साहब ऑब्वियसली पाटिल ही चलाएंगे, ठीक है। सिमरन, आपने 100 के ऊपर चलाई है स्पीड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब पूछा था तब पहले क्यों नहीं बताया? हम जज थोड़ी ना करते हैं, यानी करते हैं हम, बट ठीक है। गाइस, व्हाट आई एम टेल यू, ये जो आप जितनी स्पीड से चलाते हो ना, कुछ लोग एकदम 40 की स्पीड से चलाते हैं, जरा स्पीड बढ़ती नहीं उनकी, बढ़ी नहीं पाती, उनके अंदर से आवाज आती है, नहीं 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 नहीं, एकदम पैर पैर नीचे लगा देते, वो ब्रेक भी नहीं मारते। गाइस, ये बताता है कि सबकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग है, सबका स्टाइल अलग अलग है। काफी लोग एकदम धीरे चलाते हैं लेकिन एकदम कूल बनते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे मेरी गाड़ी की स्पीड 40 नहीं है, 400 है, एंड दे आर स्टिल वेरी कंपोज्ड। गाइस, सबका स्टाइल अलग अलग है। अब हमारे जो ट्रेजरी मैनेजर है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स में ही डील करेंगे, हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। तो कोई दूसरा बंदा आके आपका प्रोडक्ट, आपका पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर सकता। ये ना एकदम कैसे कैसे शेयर खरीद रहा है कोई बंदा, रिलायंस खरीद रहा है, ठीक है, टीसीएस खरीद रहा है, ओएनजीसी खरीद रहा है, अरे ये कंपनी अच्छा ही करेगी ना, क्यों अच्छा करेगी? बड़ी कंपनी है, नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी तो, बड़ी कंपनी डूबती नहीं क्या? ब्लू चिप, अरे बीसीके में पढ़ाया ना मैंने तुमको, तुमको मैंने बता के भेजा था कि मैं तुमको ये सब नॉलेज दे रहा हूं, आगे काम आएगा, सुनते नहीं हो तुम। दीज आर ब्लू चिप कंपनीज, दीज आर नेक्स्ट लेवल कंपनीज, और ये अच्छा ही करेगी। लेकिन यार ये लोग 400-400% रिटर्न नहीं देते। अतुल नाम की एक कंपनी है, अतुल नाम की, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता।
अगर अतुल कंपनी में 2010 में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका वैल्यू 76 लाख रुपीज होता। लेकिन इसके लिए अतुल नाम का कौन सा कंपनी है ये, इसके लिए चाहिए रिसर्च। इसके लिए क्या चाहिए, रिसर्च। तो गाइस कोई भी बंदा आके हमारा पोर्टफोलियो खराब करे नहीं चलेगा। नेक्स्ट, inaccurate trade is processed, appropriate segregation and review controls to ensure accuracy and authorization of traders। कि कोई भी नया शेयर खरीदना है या पुराने बेचना है तो कौन कौन ये स्टेप कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। unauthorized confirmation of process, complete and accurate confirmation to be obtained from काउंटर पार्टी, यानी अगर हम लोग आगे वाली पार्टी से ट्रेड कर रहे हैं तो परफेक्ट हो कंफर्मेशन मिलना चाहिए हमें। इनसफिशिएंट सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सेटलमेंट, ओ माय गॉड, यानी आपके पास शेयर्स ही नहीं है और आपने ट्रेड कर लिया, क्या गड़बड़ है क्या? आपके पास शेयर्स ही नहीं है, आपके पास 500 शेयर्स है रिलायंस के और आपने 2000 शेयर बेच दिए, कुछ गड़बड़ होगी क्या? पेनलाइज हो जाओगे ना आप। इट शुड नॉट बी डन, सिस्टम में वो कंट्रोल होना चाहिए। इनसफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल फॉर सेटलमेंट्स, पैसे ही नहीं है। इनसफिशिएंट सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सेटलमेंट, इफेक्टिव कंट्रोल्स ऑन सिक्योरिटीज एंड मार्जिन्स। मार्जिन मनी होता है जो एक्स्ट्रा पैसा हमेशा ब्रोकर के पास पड़ा होता है, उसको कहते हैं मार्जिन मनी। Then if insufficient funds are available for settlement, controls at CCIL, Clearing Corporation of India Limited, NEFT, RTGS settlement to ensure margin funds availability and timely fund settlement। यार तुम्हारी बैंक के पास पैसा नहीं है, अपने क्लाइंट की बिहाफ पे तुम्हारी बैंक के पास पैसा नहीं है, नॉट अलाउड। आपके पास पैसा कम होना, आपके पास शेयर्स कम होना सेटलमेंट के वक्त नॉट अलाउड। एंड इनकरेक्ट नॉस्ट्रो पेमेंट्स प्रोसेस्ड, कंट्रोल्स एट नॉस्ट्रो रिकंसिलिएशन एंड पेमेंट। ये नॉस्ट्रो क्या होता है? व्हाट इज नॉस्ट्रो? सुना है कि कभी ये वर्ड नॉस्ट्रो? ये मुझे एक बात बताओ, ये इंडिया के बैंक इंडिया के बाहर अपना अकाउंट मेंटेन करते होंगे क्या दूसरे बैंक में? यस सुनो, इंडिया की एक बैंक एक्स जब यूएस की कोई बैंक वाई में एक बैंक अकाउंट मेंटेन करती है, ठीक है, तो दिस अकाउंट ऑफ एन इंडियन बैंक in a bank in United States, this account maintained by bank X in the bank Y in United States, this account is called as nostro account। this account is called as nostro account। ठीक है, ये ऐसा अकाउंट क्यों मेंटेन करते, क्या जरूरत पड़ती? फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के लिए जरूरत पड़ती है, और इसके इसके और भी चीजें आप पढ़ोगे अगेन सीए फाइनल्स के अंदर। ओके, अ नॉस्ट्रो अकाउंट रेफर्स टू द अकाउंट that a bank holds in foreign currency in another bank, that a bank holds in foreign currency in another bank। guys एक डायग्राम बना लो तो एकदम याद रहेगा नॉस्ट्रो अकाउंट। All right, so that's that about all the treasury related thing। now बैंक के मेन बिजनेस पे आ जाते हैं। जो बैंक का जो हमारा मेन बिजनेस है, इट इज रिलेटेड टू लोन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस प्रोसेस। इट इज वेरी बेसिक, यू नो, यही बैंक करती आ रही है ऑल दीज ईयर्स। मेनली the business of lending, which is the main business of banks, carries certain inherent risks। what do you mean by inherent risk? Inbuilt। banking business is the business of money and there will be some of the other kind of risk। क्या कहते हो? Certainly। then inherent risk, and bank cannot take more than calculated risk whenever it wants to lend। hence lending activity has to necessarily adhere to certain principles। यानी आप किसी को कोई पैसे देते हो तो क्या कुछ प्रिंसिपल्स, क्या कुछ पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी या यूं ही दे देंगे?
अपने दोस्त को उधार देते वक्त क्या थोड़ा सा सोचना चाहिए? क्या कहते हो? व्हाट डू यू थिंक? कभी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं। दोस्तों के साथ मैं बिजनेस नहीं करता, सिंपल ऐसा बोल देना धीरे से। दोस्तों के साथ बिजनेस नहीं करता। पैसे हैं मेरे पास, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं किस मुंह से बोलूं मेरे पास पैसे नहीं है? मैं इंजीनियर थोड़ी ना हूं। पैसे हैं मेरे पास। देखिए मैं दोस्तों का बिजनेस नहीं करता यार, क्यों? मेरे प्रिंसिपल्स है। वैसे ही अगर किसी की इनकम, मंथली इनकम 50,000 रुपीज है, तो क्या तुम उसको 40,000 मंथली इंस्टॉलमेंट वाला लोन दे सकते हो क्या? ये कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई लॉजिक लगा रहे हो आप। अच्छा, 50,000 इनकम है, 20,000 का ईएमआई हम दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, आप समझो। ठीक है। सो जब लेंड करते हो तो आपको कोई ना कोई पॉलिसीज फॉलो करनी है। The business of lending is carried out by bank offering various credit facilities to its customer. What are the credit facilities? CC, OD, credit card. Basically, various credit facilities offered by banks are generally repayable on demand. The bank should ensure proper recovery of funds lent by it and acquaint itself with the nature of legal remedies available to it and also law affecting the credit facilities provided by it. तो आपको you have to take care कि अगर अगर बैंक ने कुछ पैसा दिया है तो वापस वो पैसे लेने के क्या क्या जरिए है, तुम्हारे पास लीगल रेमेडीज क्या क्या है। आप जब भी कहीं कोई बैंक से लोन लोगे ना, तो आपको वो एक फॉर्म देंगे, आपको एक फॉर्म देंगे जिसके अंदर ना वो ऐसे ऐसे मार्क करके रखते हैं उस फॉर्म पे बहुत सारे। क्या होता है ये मार्क पे क्या करना पड़ता है? सर जहां जहां ये पेंसिल से मैंने मार्क किया ना सर, वहां वहां क्या करो? साइन। फिर हम भी हर जगह हो गया सर। सर वो यहां रह गया, इस पेज पे भी रहे, अच्छा यहां भी करना है, ये लो। हम भी कुत्ते जैसे साइन मार के आ जाते हैं वहां पे। पढ़ते हैं क्या हम लोग? अब यही यही जो तुमने साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स है, यही तुम्हारे अगेंस्ट यूज होने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ लीगल रेमेडीज, कि अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपके साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस लेट्स चेक इट आउट। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, दिस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, पहला फंड्स बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। एक मिनट, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, समझ में नहीं आ रहा मेरे, आप मुझे हेल्प करो। व्हाट डू यू मीन बाय fund based credit facilities by bank and non fund based credit facilities by bank? What do you mean by this? ऐसी फैसिलिटीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। अरे यार ये तो इंडिपेंडेंस डे हो गया यार। ऐसी फैसिलिटीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज में ऐसी फैसिलिटीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व, ये कैसी बैंकिंग की फैसिलिटी है जिसमें पैसा ही इन्वॉल्व नहीं होगा? दिमाग लगाओ। देयर यू आर। जब हम लोग फंड बेस्ड की बात करते हैं तो पैसा इन्वॉल्व होता है, कैश क्रेडिट, सीसी, ओडी, ओवरड्राफ्ट। हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं एक लिमिट तक। उसके बाद डिमांड लोन्स, टर्म लोन्स। ठीक है, टर्म लोन्स देती है बैंक एक समय के लिए, या फिर कभी भी मांग लो आपको इतना लोन तो आसानी से मिल जाएगा, डिमांड लोन। और तीसरा बिल डिस्काउंटिंग। क्या इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं इन तीनों में? नॉन फंड में आपका बैंक गारंटीज एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें पैसा इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ गिविंग अ गारंटी और एट द टाइम ऑफ गिविंग एन एलसी, तब पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। पैसा कब इन्वॉल्व होता है? डिफॉल्ट के बाद पैसा यूज होता है, डिफॉल्ट के बाद। आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ फंड्स, meaning thereby the money of the banker is lent to the customer. This can be generally of following types: CC,
demand or term loans and bill discounting. Then non-fund based credit facility. In this type of credit facility, the bank's fund are not lent to the customer and they include bank guarantees and letter of credit. Now, over the process flow in either of the above facilities remains the same. Below narrative provide a high level summary of this process. So guys, जो तरीका है ये देने का, टर्म लोन देने का जो तरीका है, ठीक है, इट इज सेम जैसे आप ओडी देते हो वैसा ही तरीका इन सबका होगा। तो स्पेसिफिकली हम लोग वो डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले। रिस्क क्या क्या होगी, क्या किसी को लोन देने में क्या रिस्क है यार, कोई रिस्क है क्या, देख लेते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स रिस्क तो रहेगी, पैसा इन्वॉल्व हुआ, रिस्क अपने आप आ गई। नो रिस्क, क्रेडिट लाइन सेटअप इज अनऑथराइज्ड एंड नॉट इन द लाइन विद द बैंक्स पॉलिसी। आप जिस तरीके से पैसे दे रहे हो और जो लोग इन्वॉल्व है बैंक की पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, ठीक है, ये रिस्क हो सकती है। क्या करो इसके लिए, द क्रेडिट कमिटी चेक्स द फाइनेंशियल रेशियोज, नेटवर्थ, रिस्क फैक्टर्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मिटिगेटिंग फैक्टर्स। पढ़ा सा लग रहा है, पढ़ा सा लग रहा है, देखा है क्या? कासा के अंदर हमने पढ़ा होगा, ये हमने क्रेडिट कार्ड में भी पढ़ा होगा। क्या ये कॉमन टॉपिक है? फिर से आया वही पॉइंट, क्रेडिट लाइन सेटअप इज अनऑथराइज्ड एंड नॉट इन लाइन विद द बैंक्स पॉलिसी। यानी आप जो उधार दे रहे हो ना, जो आप उधार दे रहे हो ना, वो बैंक के पॉलिसी के इसमें नहीं आता है। एक्सेस राइट्स टू ऑथराइज द क्रेडिट लिमिट इन लोन बुकिंग सिस्टम, सीबीएस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड पर्सनल। क्या कोर बैंकिंग सिस्टम सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल को ही एक्सेस मिलना चाहिए कोर बैंकिंग सिस्टम का? क्या कहते हो, क्या कोर बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस ऑथराइज पर्सनल को ही मिलना चाहिए? व्हाट से? डेफिनेटली सिर्फ ऑथराइज लोगों को ही मिलना चाहिए। देन फिर से वही पॉइंट, क्रेडिट लाइन सेटअप कैन बी ब्रीच्ड इन लोन डिसबर्समेंट सिस्टम और सीबीएस। व्हाट डू यू मीन बाय लोन डिसबर्समेंट? सैंक्शन इज नॉट डिसबर्समेंट, सैंक्शन इज द पीस ऑफ पेपर कि आपको इतना लोन हम दे सकते हैं, ये रहा आपका, आपके एप्लीकेशन का सैंक्शन। लेकिन जब पैसे आपको हाथ में मिलते हैं, जो कैश ऑर्डर आपके हाथ में आता है, दैट इज डिसबर्समेंट। लोन डिसबर्समेंट सिस्टम और सीबीएस रिस्ट्रिक्ट बुकिंग ऑफ लोन्स, फैसिलिटेट्स इफ द लिमिट असाइन टू द कस्टमर इज ब्रीच्ड इन द सिस्टम। यानी जितने पैसे दिए जा रहे हैं उतने पैसे क्या सिस्टम ने असाइन किए उतने ही दिए जा रहे हैं या उससे ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं? उससे ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे एम्प्लॉयज बिक गए हैं। हमेशा गवर्नमेंट नहीं बिकेगी, एम्प्लॉयज भी बिक सकते हैं, ठीक है। हमारे एम्प्लॉयज बिक गए, यहां पे कुछ मिली भगत हो रही है, सिस्टम ने डिटेक्ट कर लेना चाहिए। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमीशन में बी चार्ज टू द कस्टमर, इन्हें कम इंटरेस्ट पे कमीशन चार्ज हो रहा है। लोन डिसबर्समेंट सिस्टम और सीबीएस restricts booking of loans facilities if the rate charged to the customer as not as per the defined masters in the system, not as per the defined masters in the system। मास्टर कहां डिफाइन करेंगे? अब जब मैंने डिफाइन किया था कि ये टाइप का लोन इतने परसेंट का रहेगा, जैसे बिजनेस लोन है 15% का रहेगा, और बहुत ही अच्छी केस है तो ये 13% होगा। कोई बैंक का एम्प्लॉय कह रहा है, नहीं ये पार्टी बहुत अच्छी है, इसको 5% में ही हम लोग लोन दे देते हैं, तो क्या बैंक मैनेजर को ये अलाउ होना चाहिए, ब्रांच मैनेजर को ये अलाउ होना चाहिए क्या कि 5% रेट पे आप उसको लोन दे रहे हो? क्या अलाउ होना चाहिए, सोचो। अरे बहुत अच्छा कस्टमर है, बहुत बढ़िया कस्टमर है, पैसे वापस करेगा वो, नीरव मोदी थोड़ी है वो, माल्य थोड़ी है वो, वापस करेगा वो पैसा। क्या तुम ये होने दोगे एज एन ऑडिटर? बताओ। एज एन ऑडिटर हम ये नहीं होने देंगे। क्यों? अरे इसमें बैंक का नुकसान है, वो बंदा अच्छा है, ये दिल की बात है, दिल में बात रहने दो, दिल की बात धंधे में मत लाओ, ठीक है। बैंक, तुमने लोगों को 6% 7% पे एफडी का इंटरेस्ट दे रहे हो और तुम लोन दे रहे हो 5% का, फिलॉन्थ्रॉपी कर रहे हो क्या? आप समझो,
बिजनेस को बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, अच्छाई बाद में कर लेना जब बहुत पैसे आ जाए, ठीक है। एंड लास्ट वन, नहीं दिल का अच्छा है वो, दिल का अच्छा है वो, कस्टमर है वो, सिंपल। एंड लास्ट वन, facilities or loans granted may be unauthorized or inappropriate. Segregation or duties exist in loan disbursement system. The system restrict the maker having checker rights to approve the क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, the system restricts the maker having which rights, checker rights to approve। यानी ये कहना क्या चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाहता है, मेकर एंड चेकर शुड नॉट बी द सेम पर्सन, ठीक है। टू अप्रूव द लोन ऑफ फैसिलिटीज बुक बाय सेल्फ इन लोन डिसबर्सल सिस्टम। ओके, सो गाइस, हमेशा हमेशा कैसा है, अरे मेरा दोस्त है रे कर दे इतना, ऐसा नहीं चलेगा बॉस, सब कुछ सिस्टम से चलेगा, यहां पे अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता है। ऑल राइट, सो गाइस, दैट्स दैट अबाउट एवरीथिंग, अबाउट एवरीथिंग। हमने कोर बिजनेस प्रोसेस के अंदर कासा देख लिया, क्रेडिट कार्ड देख लिया, ट्रेजरी देख लिया, ठीक है, मॉर्गेज देख लिया, और लोन्स एंड एडवांसेस भी हमने देख ली है पूरी डिटेल में। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बैंक्स, इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक, आईटी कंट्रोल्स इन बैंक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 4 चीजें आती थी, कौन सी कौन सी, याद रहेगा क्या, लर्न करना पड़ेगा इसको या ध्यान में रहेगा, क्या कहते हो। These are the various internal control systems in bank. रिस्क रहेगी क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, तो उसके लिए रेलेवेंट कंट्रोल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। दीज आर द 4 एरियाज ऑफ कंसर्न एज फार एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बैंक्स आर कंसर्न। वेरी नाइस, चलो, सो दीज वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस चैप्टर। ओके, ऑलमोस्ट आई सेड। बैंक्स इन इंडिया, ओके, टेल मी सम प्रोमिनेंट बैंक्स इन इंडिया, बता सकते हो। अब इतना सीबीएस, यानी स्टेट बैंक नहीं बोला ना तो अच्छा नहीं लगता, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, हाँ हाँ, हड़फक, एचडीएफसी, देना देना, हाँ, अलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा। तुमने बैंकॉक बड़ौदा तो नहीं बोला ना, हाँ कुछ नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, कैनरा, एक्सिस, अलाहाबाद, बंधन, यूनियन, ये सुना सुना सा लग रहा है क्या, हाँ यही तो है वो, और ये भी है वो, और ये भी है वो, अपनी औकात में रहो, ठीक है। और ये तुम्हारा एकदम आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। अब बैंकिंग में ऐसा कभी सुना है कि तुमने, मैंने तो नहीं सुना कि बैंक के साथ फ्रॉड हो गया। लोग तो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, लोग बिल्कुल भी फ्रॉड, इन्हें पैसे लिए हैं तो मैं दे के जाऊंगा पैसे, ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। कोई बताओ तो भारत के फ्रॉड करने के सुपरस्टार बता सकते हो क्या, इन्हें मूवीज अगर बनेगी, जैसे मूवीज अगर बनेगी, जैसे जैसे इंडिया की फर्स्ट एयरफोर्स पायलट कौन थी, गुंजन सक्सेना, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट, ठीक है, वुमेन एयरफोर्स पायलट वाज गुंजन सक्सेना, द वुमेन फर्स्ट वुमेन पायलट, ठीक है। तो द स्टारिंग रोल वाज डन बाय जानवी देवी, आई डोंट नो हिज नेम, पूरा नाम नहीं पता मुझे उसका, हाँ कपूर, जानवी कपूर, ठीक है। तो इंडिया में फ्रॉड के चेहरे कौन से हैं, ये कौन है भाई साहब, विजय माल्या, ये कौन है, और ये कौन है, ये बताता, विजय माल्या जी हमारे फेवरेट, ठीक है। कितना ज्यादा नहीं किया इन्होंने, कितना 9,500 रुपए का ही फ्रॉड किया, कलोल। अच्छा ये कौन है ये, कौन है, चच्चा है, ये है विक्रम चच्चा,
यह है विक्रम कोठारी जी, रोटोमैक वाले हैं, रोटोमैक ग्लोबल, ठीक है। फ्रॉड रुपीज 3695 कलोल। मजा नहीं आया, अब मजा आएगा तुमको। मोदी जी, नीरो मोदी, नीमो, गीतांजलि ग्रुप 12,686 करोड़। क्या बैंक के साथ फ्रॉड होता है? ये देखो हमारे सुपरस्टार, और भी बहुत लोग हैं, बहुत बहुत लोग हैं। और रिसेंटली बैंक के साथ फ्रॉड हुई वाली कौन सी मेजर बैंक आपने सुनी है? हमारी शुरुआत हुई है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, और यस बैंक पे आ जाके ये खत्म हो रही है। यस बैंक को आरबीआई ने बेल आउट किया है, काफी सारा पैसा लगाया है आरबीआई ने, लगभग 4,000 करोड़। बट ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा चलता रहा हर साल कोई ना कोई बैंक डूबती रही? पंजाब नेशनल बैंक जैसी बैंक डूब रही है, ठीक है, 12,000 करोड़ लेके कोई भाग रहा है, इसका मतलब देयर आर सम लैकुना, देयर आर सम इश्यूज विद द सिस्टम इवन टुडे। क्या कहते हो? फुल प्रूफ नहीं बना पा रहे समहाउ, ये हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं फुल प्रूफ नहीं बना पा रहे। क्या सिस्टम फुल प्रूफ बनना चाहिए? क्या कहते हो? सिस्टम फुल प्रूफ बनना चाहिए, सिस्टम फुल प्रूफ बनना चाहिए। इसलिए एक हमें बेसल 3 का रिस्क प्रेडिक्शन मॉडल फॉलो करना है। रिस्क प्रेडिक्शन फॉर बेसल 3 बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ये बेसल वगैरह बताता? रिपोर्टिंग सिस्टम, एमआईएस, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सब लोगों को हमको बैंकिंग में हमें बेसल 3 के नॉर्म्स के हिसाब से करना है। जैसे हम लोगों को अगर अकाउंटिंग करनी है तो क्या फॉलो करेंगे? हमें अगर अकाउंटिंग करनी है तो क्या फॉलो करेंगे? यस। और अगर हमें ऑडिट करना है तो क्या फॉलो करेंगे? करेक्ट। और अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है जो इंटरनेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर हो, जैसे अकाउंटिंग एकदम इंटरनेशनल लेवल की हो जाएगी, XBRL। भूल गए कि तुम लोग? सिर्फ आज का इकलौता दिन है जब मैंने आपका रिवीजन नहीं करा, तुम भूल गए यार। XBRL, ठीक है। बेसल 3 इज अ मॉडल बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस पर्टिकुलर लोन के ट्रांजैक्शन की रिस्क प्रेडिक्ट कर देगा। इस पर्टिकुलर लोन, ये जो ट्रांजैक्शन करो आप, जो ये पैसे दे रहे हो अगली पार्टी को, ये जो पैसे दे रहे हो आप अगली पार्टी को, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, सिस्टम आपको बता देगा, ठीक है। सर ये आया कहां से? ये बेसल 3 कहां से आया है? जैसे इंडिया में अगर कोई कार चलानी है तो इंजन कौन सा होना चाहिए? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। इंडिया में अगर कार चलानी है तो इंजन कौन सा होना चाहिए? BS1, BS2, BS3 ऐसा कुछ होता है? एक पर्टिकुलर लेवल का इंजन होता है जो पोल्यूशन का लेवल कम करे। ये पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए होते, वैसे ही बैंकिंग के लिए बेसल 3 नॉर्म दिया है। सर बेसल 3 किसने दिया ये नॉर्म? सर इंडिया की तो सारी बैंक में फ्रॉड हो रहा है, इसका मतलब ये कोई इंटरनेशनल बैंक है। जी हाँ, BIS, दैट्स BIS। सर BIS क्या? BIS, व्हाट इज BIS? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, दैट्स BIS। सर BIS ने क्या किया है? BIS सर्व्स सेंट्रल बैंक्स, सर्व्स हुम? सेंट्रल बैंक्स। इंडिया की सेंट्रल बैंक बताओ। मोर देन 60 कंट्रीज की सेंट्रल बैंक को BIS हेल्प करता है। इंडियन फ्लैग नजर आ रहा है क्या कहीं? क्या नजर आ रहा है क्या? इंडिया फ्लैग नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स इंडिया इज द मेंबर, तभी हम लोग बेसल फॉलो कर रहे हैं। BIS वर्ल्ड की 60 कंट्रीज को, ठीक है, सर्व करती है। वर्ल्ड की 60 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक को हेल्प करती है। सर्व सेंट्रल बैंक्स इन द परस्यू ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दोज एरियाज एंड टू एक्ट एज बैंक फॉर द सेंट्रल बैंक्स।
इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है गाइस, बहुत हाई लेवल की चीज बता रहा हूं, इतना बताने की जरूरत नहीं है, बट मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा कोई स्टूडेंट जाके बीआईएस में बैठे, मैं चाहता हूं मेरा कोई स्टूडेंट वर्ल्ड बैंक में बैठे, ठीक है। एक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वर्क्स फॉर यूनाइटेड नेशंस वॉशिंगटन डीसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को वहां देखूं। सो मेरे को सुवर्ण नागरी सहकारी बैंक मानेवाड़ा बिब्बेवाड़ी पुणे यहां काम करना है मुझे। तो इस इन्होंने दिया है बेसल का फ्रेमवर्क, इन्होंने दिया है बेसल का फ्रेमवर्क। से बेसल फ्रेमवर्क क्या है? बेसल फ्रेमवर्क is the full set of standard for of the Basel Committee of Banking Supervision BCBS with the primary global standard setter for prudential regulation of bank. What do you mean by prudential regulation? Very logical, जो एकदम रियलिस्टिक हो कि ऐसे बंदे को लोन देना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में लोन नहीं देना चाहिए, बहुत लॉजिकल। प्रूडेंसी प्रिंसिपल होता है ना अकाउंट्स में, वैसा ही। The membership of BCBS has agreed to fully implement these standards and to apply them to internationally active banks in their jurisdiction. उनके हक में, उनके हद में, उनके स्कोप में, उनके मेंबर्स बैंक को, उनकी मेंबर सेंट्रल बैंक को ये सारे स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे। बेसल फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं इसको? जब पहली बार बैंक्स के लिए प्रूडेंशियल रेगुलेशन बने थे, वो बने थे इन द सिटी ऑफ बेसल एट स्विट्जरलैंड, तब से इनका नाम बन गया है बेसल, ठीक है। अब हम लोग कौन से लेवल पे पहुंचे बेसल के? हम लोग अभी पहुंचे हैं बेसल लेवल 3। चलो देख लेते हैं। The fundamental concepts of these topics are elaborated provided in the earlier chapter financial and accounting system। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम MIS डेटा एनालिटिक्स हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एम आई राइट? एक एक चीज पढ़ चुके हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सिस्टम पढ़ चुके हैं, MIS पढ़ चुके हैं, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, सारी चीजें हम लोग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिस्क प्रेडिक्शन फॉर बैंक्स ये हम लोग ऑब्वियसली CBS चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड था ये। Basel III is a comprehensive set of reforms developed by the Basel Committee on Banking Supervision to strengthen the regulation, supervision, and risk management of banking sector. These measures aim to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, and to improve risk management and governance. One of the dimensions of Basel III is determining capital adequacy based on risk assessment. यानी आप जिसको भी लोन दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये चेक करो, रिस्क असेसमेंट करो और आगे वाली पार्टी का कैपिटल एडिक्वेसी चेक करो। आगे वाली पार्टी का अगर कैपिटल एडिक्वेसी हम चेक कर लेते हैं तो क्या फायदा है? अगर आप आगे वाली पार्टी को लोन देने से पहले उसका कैपिटल एडिक्वेसी चेक कर लेते हैं तो डिफॉल्ट होने का चांस कम हो जाएगा और आप पैसे, और आप अगर कैपिटल एडिक्वेट है तो क्या करोगे? अगर केस बैंक में भी जाता है, केस आर्बिट्रेशन के लिए जाता है, केस रिकवरी के लिए जाता है, तो वो लोग प्रॉपर्टी बेच के आपको आपका पैसा दे देंगे। तो इससे क्या होगा? बैंक का लॉस नहीं होगा, रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। व्हाट से? ठीक है, आप लोग जब पढ़ाई करते हो सारे सब्जेक्ट्स को 2 आवर्स देते हो, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कुछ सब्जेक्ट को 3 घंटे देते हैं हम लोग, कुछ सब्जेक्ट को 20 मिनट्स देते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को 1 आवर देते हैं। किस बेसिस पे? एक को ज्यादा एक को कम? इसमें ज्यादा लगने वाली है, इसको ज्यादा पढ़ो। रिस्क असेसमेंट इट इज, ठीक है। BIS के बारे में लिखना है आपको। डू यू वांट टू राइट अबाउट BIS? आई थिंक आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, बस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने बेसल फ्रेमवर्क बनाया है जो इंडिया की बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। अब बेसल के 3 पिलर्स कौन से होते हैं ये आपको मैं बता देता हूं। बेसल के 3 पिलर्स, द 3 पिलर्स ऑफ बेसल। पिलर 1, एनहांस मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। पहले तो कैपिटल एडिक्वेसी देखो, जिस भी क्लाइंट को, जिस भी कस्टमर को आप लोन दे रहे हो,
बिल्कुल दो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ कैपिटल एडिक्वेसी और लिक्विडिटी चेक कर लो आगे वाली पार्टी का। उसके बाद एनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस फॉर फर्म वाइड रिस्क मैनेजिंग एंड कैपिटल प्लानिंग। आप अगर थोड़े बहुत लोन रिस्क वाले भी देते हो तो रिस्क कितना लोगे इसके लिए सुपरवाइजरी रिव्यू का प्रोसेस रखवाओ। एंड एनहांस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। आपको पूरी कोशिश करना है कि मार्केट के हिसाब से आप चलो और स्टॉक मार्केट में हर चीज डिस्क्लोज करते चलो ताकि स्टॉक के रेट फेक रेट एनहांसमेंट ना हो, क्योंकि कल जाके कुछ गड़बड़ हो गई तो शेयर मार्केट में एकदम से रेट गिर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या कहता हूं लाइफ में आप चलो स्टॉक मार्केट छोड़ दो, लाइफ में कभी भी हमारे साथ हमें ओवर वैल्यू करना चाहिए या अंडर वैल्यू? लाइफ में हमें किसी ने ओवर वैल्यू करना चाहिए अंडर वैल्यू? अंडर वैल्यू किया ना तो हम अंडर कॉन्फिडेंट भी बन जाते हैं, ओवर वैल्यू किया तो हम चढ़ जाते हैं, हम चढ़ जाते हैं। कितना अच्छा पढ़ता तू, ठीक है, कितना तू, कितना चू है तू, मैं अच्छा हूं मैं। एक मिनट, लेकिन आगे वाला जब बोलते तो हमें बुरा भी लगता है। एक मिनट, हम क्या कहते हैं, जैसा हूं वैसा ही इवैल्यूएट करो, राइट? बैंक वाले क्या करते हैं, इससे पैसा आने वाला है, उससे पैसा आने वाला है, प्रोविजनल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उस प्रॉफिट के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में उस बैंक के शेयर के रेट्स ऊपर चले जाते हैं और फिर वो लोन क्या हो जाता है, नीरव मोदी। फिर उस लोन का विजय माल्या हो जाता है। फिर वो जो प्रॉफिट तुमने बुक किया था अगले क्वार्टर में या अगली बैलेंस शीट में वो नजर नहीं आता, अगली बैलेंस शीट में नजर नहीं आता। शेयर का दाम 800 रुपए से सीधा 400 रुपए पे आ जाता है। अगर तुम ज्यादा होशियारी नहीं मारते, पहले ही सही डिस्क्लोजर करते, तो वो 400 रुपए की जगह 500 रुपए पे होता और नीचे गिरता भी नहीं। ऑलवेज थिंक अबाउट स्टेबल ग्रोथ, डू नॉट गो फॉर हाइपर सूडो ग्रोथ, फेक ग्रोथ के पीछे मत भागो। दिस इज व्हाट बेसल 3 टॉक्स अबाउट। ओके, थोड़ा ज्यादा बता दिया क्या मैंने? ठीक है, पिलर्स ऑफ बेसल 3 वगैरह वगैरह। चलो कोई नहीं। वन ऑफ द क्रिटिकल रिस्क एरियाज ऑफ रिस्क असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ अवेलेबल डेटा। इट इज एन इंपॉर्टेंट टू रिफ्रेश योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट डेटा वेयरहाउस। Data from CBS database is transferred to a data warehouse. Data warehouse stores data in multi-dimensional cubes. Unlike the rows and column structures of tables in traditional database, data in data warehouse is generally never purged clear. Data warehouse के अंदर जो भी डेटा है कभी भी क्लियर नहीं किया जाएगा, वो वहीं रहेगा, क्योंकि आप डेटाबेस से डेटा निकाल लोगे, एनालिसिस एल्गोरिदम गलत हो जाएगा, एनालिसिस एल्गोरिदम गलत हो जाएगा, यू कैन नॉट डू इट। So there's a huge data accumulated over the years. There's a huge data accumulated over the years. Can you give me a better word? For measurement and assessment of banking risk, we need to bear in mind that many complex business relationship and risk cannot be quantified statistically through linear models of risk assessment. Hence, the traditional MIS report do not address answers to random questions on the data. The only comprehensive and accurate solution for this problem is using artificial neural ठीक है, the only comprehensive and accurate solution to this problem is artificial neural network logic, आसान भाषा में artificial intelligence, wherein algorithms यानी क्या, formula और logic, wherein algorithm based on neural networks are executed on the data warehouse so as to understand what, hidden trends and hidden patterns, which in turn helps in risk assessment. This improves the managing of bank's risk and banking risk prediction, and in turn the assessment of capital adequacy under Basel 3. मुझे लगता है बेसल को एक्सप्लेन करने के लिए आना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, ठीक है, बिकॉज इट इज अ न्यूली कॉपरेटेड थिंग इन योर सिलेबस। बट गाइस एमसीक्यू तो इस पे जरूर से जरूर बनेगा और अगले अटेम्प्ट में ही बनेगा। ये समझा है बेसल 3? यहां पे हम लोग हमारे पढ़े हुए सारे कंसेप्ट्स को एक साथ ला रहे हैं और हम लोग बैंक जो लोन देगा किसको,
कस्टमर को, जो बैंक लोन देगा कस्टमर को, रिस्क प्रेडिक्ट करके रखेंगे। क्या प्रेडिक्शन इंपॉर्टेंट है? इन चारों में से मैंने आपको कौन सा कंसेप्ट पढ़ाते वक्त पूछा था? वुड यू लाइक टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर? हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस ही लगा रहे हैं, लेकिन बैंकिंग को लगा रहे हैं। सिंपल। So guys, that's all about core banking system. That's all about it. Okay, thank you so much. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Very well. Bye bye.